हम लोग एक सीरीज़ ऑफ सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 30 से 45 मिनट साथ मुलाकात कर लेंगे। डन हो गया बच्चों? 30 से 45 मिनट की एक मुलाकात हो जाएगी और उसमें हम करेंगे ये, इसमें जो है हम जो भी चैप्टर है हमारा उसको क्विकली इंशाल्लाह हम रिवाइज़ कर लेंगे और जब क्विकली रिवाइज़ कर लेंगे उसके बाद जो है मज़ीद हम उसके ऊपर ड्राफ्टिंग करेंगे। और जब हम रिवाइज करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि फॉर एग्जांपल आज की क्लास का हमारा एजेंडा है चैप्टर 3। तो अगर हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो चैप्टर 3 प्रीवियस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से कैसे लिंक्ड हो रहा है और चैप्टर 3 में ऐसी क्या चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आगे जाके हमारे चैप्टर से लिंक्ड होंगी। क्या ये बात समझ आती है? लेकिन लिखने में मुश्किल हो रही है, ड्राफ्टिंग नहीं होती, माइंड में नहीं आता कि कैसे ड्राफ्ट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखना आज आधे घंटे में बड़ी ज़बरदस्त क्लियर होंगी बच्चों। बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक बताऊंगा, बहुत सारे सवालात करेंगे और आपको लगेगा यार तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ है। लेकिन अगर आधा घंटा तमीज़ से सेशन ले लोगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा बच्चों। डन हो गया? चलो ज़बरदस्त। हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 पिछले सेशन में कर लिया था। आज की क्लास का हमारा एजेंडा है इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। सही है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में इसमें पूछा जा रहा है। सही है, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड भी है। तो एग्जामिनर इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए आपसे बहुत सी चीज़ें पूछ रहा है। अच्छा, इसको पढ़ते हुए वही हमने अप्रोच रखनी है, प्रीवियस और फॉरवर्ड। डन हो गया बच्चों? चलें, बेहतरीन हो गया। सबसे पहली चीज़ डेटा को एनालाइज करना है। सही है, डेटा को एनालाइज करना है तो इसका मतलब है डेटा एनालिटिक्स आपने अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ इसकी डेफिनेशन क्या है? डेटा एनालिटिक्स एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ट्रांसफॉर्म कर देता है। सही है, जो भी आपका डेटा होता है या जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू सम इनसाइट। सही है, ताकि उससे आपको पता चल सके। अच्छा, जब ये बात कहता है इनसाइट, इसको थोड़ी देर के लिए हाईलाइट रखना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। सही है, तो इसका मतलब है अगर आप डेटा एनालिटिक्स अप्लाई कर रहे हैं तो डेटा एनालिटिक्स अप्लाई करने का मतलब ये है कि किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी हेल्पफुल या इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन में आपको कन्वर्ट करके देते। सही है, जिसके बेसिस पे आप एक स्मार्टर एक्शन ले लो। अच्छा, डेटा एनालिटिक्स के हमारे पास क्या साइकिल्स हैं? डेटा एनालिटिक्स के हमारे पास 7 स्टेजेस हैं बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये 7 स्टेजेस को भी बड़ा गौर से समझना है। सबसे पहली चीज़ क्या है मेरे बच्चों? मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा, आपको जिंदगी भर चीज़ें याद रहेंगी। सबसे पहली टेक्निक क्या है? डेटा कलेक्शन। क्या डेटा कलेक्शन प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं बच्चों? देखो, अब मैं आपको ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि इससे इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा, इससे इंशाल्लाह आपको जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा। सही है, तो इसका मतलब है अगर हम देखें तो क्या डेटा कलेक्शन सोर्सेज ऑफ डेटा से कनेक्ट हो सकता है मेरे बच्चों? अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, क्या इसको भी सोर्सेज ऑफ डेटा को भी डेटा कलेक्शन कह सकता हूँ? कोई मसला ही नहीं। तो इसका मतलब है चैप्टर 1 में जो आपने चीज़ याद कर ली है, तो चैप्टर 3 के अंदर एक वर्ड आ रहा है विच इज़ कॉल्ड डेटा कलेक्शन। सही है, और ये जो आपके पास डेटा कलेक्शन है, ये आपके पास कहाँ से लिंक हो रहा है? ये आपके पास लिंक हो रहा है चैप्टर 1 से मेरे बच्चों। ज़बरदस्त हो गया। वही चीज़ है, बस नाम डिफरेंट है। जब नाम डिफरेंट होता है बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है। अब क्या कोई कंफ्यूजन होगी हमें? इसका मतलब ये है कि जब डेटा कलेक्शन से रिलेटेड सवाल आएगा तो मैं चैप्टर 1 से भी लिख सकता हूँ, चैप्टर 3 से भी लिख सकता हूँ। ये तो बेहतरीन हो गया यार, ये तो बेहतरीन हो गया। अच्छा, तो डेटा कलेक्शन इज दी गैदरिंग ऑफ डेटा। अच्छा जी, डेटा गैदर करते हैं तो कैसे गैदर करते हैं? प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, इंटरनल डेटा है, एक्सटर्नल डेटा है। अच्छा, सही है। और आपके पास जो डेटा होगा वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये भी चैप्टर 1 है? बेहतरीन हो गया भाई, बेहतरीन हो गया। और फिर जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपने इंश्योर करना है रेलिवेंस, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। क्या ये कई चीज़ें भी चैप्टर 1 से आ रही हैं? क्या ये बच्चों चीज़ें कुछ चैप्टर 1 से आ रही हैं? आपको समझ में आ रहा है पर्पस हम रिवीजन क्यों कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? डेटा एनालिटिक्स के ऊपर मैंने पूरी कोई 10 टैब की एक्सेल की फाइल से डेमोस्ट्रेट करके सारी की सारी स्टेजेस आपको पढ़ाई थी, याद आ रहा है? पूरा मैंने बताया था, मार्केटिंग सेल्स की एक पूरी केस स्टडी आपको समझाई थी, याद आ रहा है? आज की क्लास में क्विक रिवीजन है, पुरानी वाली चीज़ों से लिंक करना है, कनेक्ट करना है, आप जिंदगी भर इंशाल्लाह नहीं बोलोगे बच्चों। तो एक चीज़ जो पढ़ ली है, तमीज़ से पढ़ ली है, वो आगे जाके काम आएगी। यही ऑब्जेक्टिव है मुझे से, वो सिर्फ आपका आधा घंटा चाहिए। मैं पूरा चैप्टर आपको रिवाइज भी करा दूंगा, कनेक्ट भी करा दूंगा, लिंक भी करा दूंगा, ड्राफ्टिंग भी करा दूंगा। ये टाइम दे सकते हो आधा घंटा? ये बेहतरीन हो गया भाई, ये तो बेहतरीन हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो पहली स्टेज है उसमें हमारे पास डेटा कलेक्शन आ रहा है। और टेक्निकली स्पीकिंग डेटा कलेक्शन हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर 1 है। और जब पूरा का पूरा चैप्टर 1 है तो इसका मतलब है मुझे ये चीज़ ड्राफ्टिंग में, सवाल को पिक करने में, सवाल को लिंक करने में, सवाल को कनेक्ट करने में बेतहाशा हेल्प कर सकती है मेरे बच्चों। अच्छा, अब सवाल पैदा ये होता है कि जो डेटा आपने कलेक्ट करा, मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं चैप्टर 1 में रहा हूँ। सही है, जो डेटा मैंने कलेक्ट करा है,
क्या वो डेटा स्ट्रक्चर्ड हो सकता है? अच्छा, क्या वो डेटा अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है? अच्छा, क्या वो डेटा सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है? अच्छा, क्या इन डिफरेंट डेटा के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं मेरे बच्चों? एक लाइन में लिखा हुआ होगा, एक इंग्लिश की कमेंट्री में लिखा हुआ होगा, एक रोज एंड कॉलम्स में लिखा होगा। क्या इनके डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं? तो क्या ये कहना जायज़ होगा कि अगला काम जो है वो मुझे डेटा को क्लीन करना है, जिसके अंदर इनकंसिस्टेंसीज और एरर्स को रिमूव करना है? क्या ये बात समझ आती है मेरे बच्चों को? ये तो और बेहतरीन हो गया भाई, ये तो और बेहतरीन हो गया। इसका मतलब है आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, वो भी चैप्टर 1 से आया, और जब चैप्टर 1 को थोड़ा समझोगे, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, तो इसका मतलब है वो डेटा की जो डेटा है जो आपने कलेक्ट करा है उसमें डुप्लीकेशन भी हो सकती है, डेटा का फॉर्मेट भी डिफरेंट हो सकता है, डेटा में एरर्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है डेटा क्लीनिंग जो है वो हमने करनी पड़ेगी। बच्चों क्या तक बात समझ आती है? जब आपने डेटा को क्लीन भी कर दिया, डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिया, फॉर्मेट कंसिस्टेंट कर दिया, तो अगली चीज आपके पास आती है डेटा एक्सप्लोरेशन। सही है? क्या डेटा एक्सप्लोरेशन में मेरे बच्चों आपको याद आ रहा है एक एक्सेल के एनालिसिस किया था जिसमें हमने समरी स्टैटिस्टिक्स बना ली थी, विजुअलाइजेशन किया था, और उससे फ़ायदा ये हुआ था, हमें पता ये चला था कि सारा डेटा जो है वो इस नंबर्स के आसपास है, ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है एक और चेक आपने लगा लिया, और एक और चेक आपने लगा के ये देख लिया कि जी ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये नंबर्स बहुत ही गलत आ रहे हैं। आउटलायर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या आई कैप ऐसा करता होगा रिजल्ट के वक्त? क्या आई कैप जब सारे रिजल्ट्स कंपाइल करता है तो क्या आई कैप भी आउटलायर्स करता होगा? आई कैप कहता होगा डेटा सिस्टम एंड रिस्क में सबके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 60-70 इस तरीके से आ रहे हैं। सही है? कुछ बच्चे इसके ऐसे हैं जिसके 2 नंबर आए हुए हैं, ये 2 नंबर वाले यहाँ पर हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके 99, 98, 97 मार्क्स आए हुए हैं। तो आई कैप क्या करेगा? आई कैप करेगा मैं इन नंबर्स को एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? बिल्कुल ही आउटलाइनर लग रहे हैं, इनको एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। डन हो गया? बेहतरीन हो गया भाई, बेहतरीन हो गया। जब आपने डेटा को एक्सप्लोरेशन भी कर लिया, इसका मतलब है जो डेटा था उसको ग्राफिकल वे में आपने ये चेक कर लिया कि डेटा जो है वो सही है भी कि नहीं, ताकि कोई और इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है, कोई और डुप्लीकेशन तो नहीं है, आपने ये कर लिया। अब अगला काम आपको जो स्टार्ट होगा वो आपका क्या स्टार्ट होगा बच्चों? डेटा मॉडलिंग। सही है? अब आप डेटा के ऊपर, चूंकि आपके पास इस किस्म का डेटा पड़ा हुआ है, तो अब आपने क्या करना पड़ेगा? उस डेटा के ऊपर आपने मॉडलिंग करनी पड़ेगी। सही है? उस डेटा के ऊपर आपने एल्गोरिथम अप्लाई करने पड़ेंगे। सही है? कुछ टेक्निक है हमारे पास, रिग्रेशन टेक्निक है, क्लासिफिकेशन है, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है। ये सारी की सारी मॉडलिंग क्या करते हैं? ये सारी की सारी मॉडलिंग आपको हेल्प करेंगे। किस चीज़ में हेल्प करेंगे? या तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हेल्प करेंगे, या डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में हेल्प करेंगे, या आपको प्रिडिक्टिव एनालिसिस में हेल्प करेंगे, या प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हेल्प करेंगे। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इसको मैं आगे थोड़ी देर में कवर कराऊंगा। लेकिन डेटा मॉडलिंग इज वंस यू हैव द डेटा, तो आप क्या कर सकते हो? आपने अगर डेटा के बेसिस में ये देखना हो कि मेरी सेल्स क्यों कम हो रही हैं, तो आप डेटा के ऊपर किसी ना किस्म की कोई मॉडलिंग या एल्गोरिथम अप्लाई करोगे। अगर आपका पर्पस ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी सेल्स क्यों कम हो रही है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। आप कहते हो अच्छा यार मैं जाके ये चेक करता हूँ कि मेरी इस रीजन में सेल्स क्यों कम हो रही है, और इस रीजन में सेल्स इसलिए कम हो रही है बिकॉज इस रीजन के अंदर मेरी मार्केटिंग हो ही नहीं रही है, इसका कोई कोरिलेशन बन ही नहीं रहा है मार्केटिंग से। सही है? जब मार्केटिंग एक्सपेंस में इस रीजन में कम कर रहा हूं तो मेरी सेल्स भी कम हो रही हैं, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आपको बता देगा। क्या तक बात समझ आता है? तो इसका मतलब है मेरे बच्चों, अगर हम ये डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखें, जो भी आपके पास डेटा होगा ना बच्चों, जो भी डेटा होगा, उस डेटा से जो इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको उस डेटा के ऊपर क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई मॉडलिंग करनी पड़ेगी। सही है? कोई ना कोई मॉडलिंग करनी पड़ेगी। सही है? आपने सेल्स को रीजन वाइज कंपेयर कर लिया, सेल्स को ब्रांच वाइज कंपेयर कर लिया, फिर सेल्स को मार्केटिंग एक्सपेंस से कंपेयर कर लिया, सेल्स को ज्योग्राफी वाइज कंपेयर कर लिया, सेल्स को प्रोडक्ट वाइज कंपेयर कर लिया, ताकि पता चल जाए कि कौन से प्रोडक्ट में आपकी सेल्स कम हो रही है, कौन से प्रोडक्ट में सेल्स ज़्यादा हो रही है। सेल्स को आपने कस्टमर की लोकेशन से देख लिया, सेल्स को कस्टमर की एज से वेरीफाई कर लिया, ताकि आपको पता चल जाए कि इस एज के लोग ज़्यादा आपके प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, इस एज के लोग आपके प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे। अगला काम आपने ये करा, आपने मॉडल बनाए, और जब आपने मॉडल बना लिया तो उसके बाद तो बड़ा आसान है। जब आपने डेटा मॉडलिंग कर दी तो इसका मतलब है अब आपको ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, अब आप ये सारी की सारी चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते हो। और इनसाइट, ये इनसाइट वही वर्ड है जो कि हमारे पास यहाँ पर आया था। तो आप बैठ के आराम से डेटा को इंटरप्रेट भी कर सकते हो, डेटा के ऊपर जो है आप एक इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन भी कर सकते हो, एंड देन उसके बेसिस पे आप एक डिसीजन मेकिंग लोगे, एक एक्शन लोगे कि अच्छा जी अगर डेटा ये कह रहा है और डेटा के हिसाब से ये करना चाहिए या फिर इसलिए हुआ है, तो अब मुझे ये एक्शंस लेने पड़ेंगे। और फिर उस डेटा को कंटिन्यूस बेसिस पे आपने मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने डेटा को जब इंटरप्रेट किया तो आपको पता चला कि जी हम उस रीजन में मार्केटिंग एक्सपेंस कम कर रहे हैं। अगर मार्केटिंग एक्सपेंस कम कर रहे हैं तो हमने एक डिसीजन मेकिंग करी कि यार हम मार्केटिंग एक्सपेंस को बढ़ा देते हैं। अगर आपने डिसीजन ले लिया मार्केटिंग एक्सपेंस को बढ़ा देते हैं, क्या आप मॉनिटरिंग करेंगे मेरे बच्चों? क्या ये कॉमन सेंस है? क्या आप मॉनिटरिंग करेंगे? यस सर, मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी, बिकॉज ये देखना पड़ेगा
कि जो मैंने डिसीजन लिया है क्या वो डिसीजन इफेक्टिव है भी कि नहीं, तो उसके बेसिस पे ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत कम मार्केटिंग कर रहा हूँ या बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो उस डिसीजन को आपने बार बार री इवेल्युएट करना पड़ेगा। ये आपके 7 स्टेजेस हैं बच्चों। फिर उसके बाद ये जो डेटा है ये आपको क्या इनसाइट दे सकता है। जब आप डेटा मॉडलिंग करेंगे तो ये आपको क्या इनसाइट, ये आपको बताएगा हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, मतलब ये हमेशा किस चीज़ के ऊपर बात करेगा, हिस्टोरिकल के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना यार, सेल्स बढ़ेगी। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमेशा क्या बताएगा, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये बताएगा कि जी हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, पास्ट में ऐसा क्या हुआ, सही है, पास्ट में ऐसा क्या हुआ, सही है। और फिर दूसरा डायग्नोस्टिक, भाई ऐसा हुआ क्यों, व्हाई डिड इट हैपन, सही है। फिर वो डायग्नोस करेगा कि यार तो व्हाट हैपेंड, वाई इट हैपन, सही। अच्छा क्या हुआ ये कि जी हमारी जो कोरंगी में ब्रांच थी उसकी सेल्स जो है वो कम हो रही है। अच्छा हमें नंबर्स ये बता रहे हैं, डेटा मॉडलिंग हमें ये बता रहा है कि जो हमारे पास कोरंगी की ब्रांच थी वहां पे हमारी सेल्स कम हो रही है। अच्छा दूसरा क्यों कम हो रही है, वाई डिड हैपन, क्यों कम हो रही है। तो फिर आप बैठ के देखोगे, आप कहोगे सेल्स का कोई ना कोई कोरिलेशन है, आपका कोई ना कोई रिग्रेशन है, कोई ना कोई क्लासिफिकेशन है, किसके साथ, मार्केटिंग के साथ। तो मैं मार्केटिंग से कंपेयर कर लेता हूँ, सही है। आप जो प्रोडक्ट बेचते हो उसका कोई ना कोई कोरिलेशन है इकोनॉमी के साथ, सही है। आपको फॉर एग्जांपल यूरोप वगैरह में बड़े ब्रांड्स की गाड़ियाँ मिल जाएंगी, आपको पाकिस्तान में वो बड़े ब्रांड्स की गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलती, बिकॉज उनको पता है कि यार इकोनॉमी ऐसी है, मुश्किल से 10-15-100 कस्टमर्स होंगे जो कि खरीदेंगे, नॉर्मली ज़्यादातर लोग यहाँ पे नहीं खरीदेंगे। तभी जापान वगैरह ने हमारी मार्केट को कैप्चर कर लिया, बिकॉज उन्होंने प्रीमियम कार्स नहीं बनाई, उन्होंने एक बिल्कुल सादा खुशबू हमारे लिए मार्केट के लिए बना दी। क्या तक बात समझ आती है। तीसरी चीज प्रिडिक्टिव एनालिसिस, व्हाट विल हैपन, कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर हम इसी तरीके से लेकर चलते रहेंगे तो अगले 5 साल में, अगले 10 साल में हम कहां खड़े हुए, क्या प्रिडिक्शन हमारी। और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, हमें करना क्या चाहिए, क्या हमें मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए, या इस मार्केट में एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये 4 किस्म की बातें आपसे करता है जो आप डेटा मॉडलिंग करते हैं, और जो आपको रिजल्ट चाहिए होते हैं, जो इंसाइट चाहिए होती है, वो 4 आपको नॉर्मली इस किस्म के इंसाइट मेरे बच्चों चाहिए होती है। क्या क्लियर है हम सारे यहाँ पे। इससे फायदा क्या होगा भाई, इससे फायदा ये होगा इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। अच्छा इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट। क्यों इंक्रीज एफिशिएंसी हो गई, बिकॉज आपने ऐसी हवा में मार्केटिंग एक्सपेंस खर्च नहीं कर दी, आपने ये डिटरमाइन करा कि कौन सी ब्रांच, कौन सी रीजन ऐसा है जहाँ पे मुझे मार्केटिंग एक्सपेंस खर्चना चाहिए, सही है। चैलेंजेस क्या है, जब डेटा डिफरेंट फॉर्मेट का है तो डेटा क्वालिटी, स्किल गैप, आपके पास डेटा एनालिटिक्स के बंदे नहीं होंगे, और एथिक्स एंड प्राइवेसी कंसर्न, जो कस्टमर का आपने डेटा लिया, जो डिफरेंट जगह से डेटा लिया उसको आप यूज़ कर रहे हैं। क्या ये कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं मेरे बच्चों जो कि चैप्टर 1 से आ रही हैं, ऐसा कुछ है बच्चों। एथिकल कंसिडरेशन, ट्रांसपेरेंसी, कुछ याद आ रहा है बच्चों। इंपॉर्टेंस, ड्राइव डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि चैप्टर 3 के अंदर मेजॉरिटी चीज़ें जो आ रही हैं वो चैप्टर 1 से आ रही हैं। और मसला ये हो रहा है कि एक चीज़ जब 10 जगह पे आती है तो बच्चा कहता है मैं क्या याद करूं, क्या याद नहीं करूं, कैसे कनेक्ट करूं, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, कॉमन सेंस समझ में आ जाएगी, तो उसके बाद बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को पिक करना। मेरे बच्चों डन हो गया, बेहतरीन हो गया बच्चों। तो इसको हमने क्लास में बहुत डिटेल पढ़ा हुआ है। रिविजन में हम क्या करेंगे, प्रीवियस चैप्टर से कनेक्ट करेंगे, आगे की बेस बनाएंगे, ताकि चैप्टर 4 में जाए तो फिर 1 2 3 से कनेक्ट करें, चैप्टर 5 में जाए तो 1 2 3 4 कनेक्ट करें, जब पूरा DSR खत्म करें तो सारी DSR को आपस में एक साथ कनेक्ट करें, फिर जब सिस्टम और रिस्क में मूव करें तो फिर सारी की सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करें। डन हो गया बच्चों। हमजा अभी आधे घंटे के अंदर बड़ी जबरदस्त ड्राफ्टिंग आ जाएगी बच्चा। थोड़ा सा ड्राफ्टिंग में मूव कर जाऊं मैं। अगर मेरे बच्चों हम ड्राफ्टिंग में मूव करें, ड्राफ्टिंग की कुछ टेक्निक है, ये टेक्निक हमेशा अपने सामने रखना, बड़ी ज़िंदगी सुकून में रहेगी। सिस्टम वाला पोर्शन सबसे आसान है दूसरा, उसका जब रिवीजन हम करेंगे इंशाल्लाह उसका फिजिकल करेंगे, सही है। ड्राफ्टिंग की टेक्निक हमेशा याद रखना, सबसे पहले जो भी आपके पास सवाल आया है, सबसे पहला स्टेप उस सवाल को रेलिवेंट चैप्टर से कनेक्ट करना। क्या ये काम कर सकते हो, इतना काम कर सकते हो कि सवाल डेटा एनालिटिक्स से आया है, या सवाल डेटा गवर्नेंस से आया है, या सवाल इंट्रोडक्शन टू डेटा से आया है। क्या इतना काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो कि सिर्फ इतना सोच लो कि हमारे पास ये सवाल आया किस चैप्टर से। अच्छा दूसरा स्टेप, जब आपने रेलिवेंट चैप्टर के साथ कनेक्ट कर लिया तो अगला स्टेप ये है कि उसके रेलिवेंट कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर दे। क्या ये काम कर सकते हो कि अच्छा जी अगर डेटा गवर्नेंस से आया है या डेटा एनालिटिक्स से आया है, डेटा से आया तो डेटा की टाइप से आया है, स्ट्रक्चर से आया है, सेमी स्ट्रक्चर से आया है, किस चीज़ से आया है, उस रेलिवेंट कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट का मतलब, चलो कॉन्सेप्ट डेटा, रेलिवेंट हेडिंग से कनेक्ट कर सकते हो मेरे बच्चों। अगर आपने रेलिवेंट हेडिंग से कनेक्ट कर ली, फिर तीसरा स्टेप ये है कि उस रेलिवेंट हेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है क्या उससे कनेक्ट कर सकते हो। कोई कीवर्ड आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, क्या उससे कनेक्ट कर सकते हो, उससे कनेक्ट कर लो। और आखिरी चीज़, क्वेश्चन को, हेडिंग को, कॉन्सेप्ट को
सही है। क्या इसको आपस में कनेक्ट कर सकते हो? क्या इसको आपस में कनेक्ट कर सकते हो? जहां तुमने इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर लिया मेरे बच्चों, तुम्हारी ड्राफ्टिंग हो चुकी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं अभी लाइव क्लास में आपको इंशाल्लाह करा के दिखाऊं। मैं बड़ी आसान चीज़ कह रहा हूँ। सवाल पढ़ के सबसे पहले आपने ये डिटरमिन करना है कि सवाल कौन से चैप्टर से आया। चैप्टर के बाद आपने ये पिक करना है कि जी ये सवाल के जो चैप्टर से आया उसकी कौन सी हेडिंग रेलिवेंट है, उस हेडिंग की कौन से कॉन्सेप्ट रेलिवेंट है, और तीनों चीज़ों को आपस में मिलकर लिख देंगे आप, तो आपके एक ज़बरदस्त ड्राफ्टिंग इंशाल्लाह हो जाएगी। और ड्राफ्टिंग के अंदर हाँ बिल्कुल, और ड्राफ्टिंग के अंदर 50 से 60% चीज़ आपकी क्या होगी, सवाल से कनेक्ट हो जाएगी, सवाल से ही आ रही होगी। ट्राई करें इसको ट्राई करते हैं भाई। बच्चों अब दिख रहा है आप लोगों को? पहला सवाल पढ़ते हैं, बड़ा ज़बरदस्त अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। सही है। सवाल की रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द स्टेजेस ऑफ द डेटा एनालिटिक्स साइकिल दैट हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई द स्टेजेस और स्टेजेस दैट वुड अराइज ओनली आफ्टर मैनेजमेंट स्टार्ट यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस। तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन ए करते हैं, डिटरमाइन द स्टेजेस ऑफ द डेटा एनालिटिक्स साइकिल दैट हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। मुझे सबसे पहले वही टेक्निक के हिसाब से बता दो ये सवाल कौन से चैप्टर से लग रहा है। अभी तक रिक्वायरमेंट पड़ी तो कौन से चैप्टर से लग रहा है? तो मैंने ये काम करा, मैंने कहा कि भाई जो मेरे पास पहला स्टेप है उससे अभी सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के लग रहा है कि चैप्टर 3 है। अच्छा, चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं। अ चेन ऑफ सुपरमार्केट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग डेटा फ्रॉम सेल्स इनवॉइस, लॉयल्टी कार्ड्स, कस्टमर कंप्लेंट्स एंड वेबसाइट एक्टिविटी। वो कह रहा है डिटरमाइन द स्टेजेस ऑफ द डेटा एनालिटिक्स साइकिल, स्टेजेस ऑफ द डेटा एनालिटिक्स साइकिल दैट हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। तो आपने सवाल में पिक कर लिया कि सर ये चैप्टर 3 है। अब चैप्टर 3 का कौन सी हेडिंग से ये सवाल बन रहा है बच्चों, ये बता दो। ज़बरदस्त हो गया। तो आपने सेकंड स्टेप किया, डेटा एनालिटिक्स की जो स्टेजेस हैं, जो साइकिल है, सवाल वहां से बन रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद आप सवाल में गए और सवाल में आपने देखा कि डिटरमाइन द स्टेजेस ऑफ द, तो इसका मतलब है 7 स्टेजेस जो आपके पास हैं उस 7 स्टेजेस को आपने कनेक्ट करना है। ऐसा ही है मेरे बच्चों। A chain of supermarket has recently started using the data from sales invoice, loyalty cards, कस्टमर कंप्लेंट्स एंड वेबसाइट एक्टिविटी। बच्चों ये जो आपने पिक करा था ये कौन सी स्टेज है? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों मेरी बात सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि सवाल से मैंने इंफॉर्मेशन को कॉपी करा, मैंने सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट करी, मैंने ये पूरी लाइन उठाई और इसको किससे कनेक्ट कर दिया? डेटा क्लीनिंग से। हमारी डेटा क्लीनिंग है ये। इस पूरी चीज़ को मैंने किसके साथ लिख दिया? डेटा कलेक्शन। जब मैंने डेटा कलेक्शन से कनेक्ट कर दिया तो डेटा कलेक्शन क्या होता है? क्या मैं उसके आगे सिर्फ और सिर्फ 2-3 वर्ड्स लिख सकता हूँ जो डेटा कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है? अब सुनना है मेरी बात, अब मेरी बात सुनना। डेटा कलेक्शन क्या होता है? गैदरिंग ऑफ डेटा। सही है। डेटाबेस से हो सकता है, सेंसर से हो सकता है। तो मैंने कहा डेटा कलेक्शन इज द गैदरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इन द अबव क्वेश्चन द कंपनी कलेक्ट्स डेटा, सवाल से कॉपी कर रहा हूँ, कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम सेल्स इनवॉइस, कस्टमर कंप्लेंट्स और क्या था भाई, लॉयल्टी कार्ड्स एंड वेबसाइट एक्टिविटी। देयरफॉर इट इज डेटा कलेक्शन स्टेज। वो 3 स्टेप मेरे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। सुबह उसमें भी आता हूँ मैं, इट में भी स्ट्रक्चर स्टेज उसमें भी आता हूँ। क्या मेरे 3 स्टेप दिख रहे हैं? मेरे 3 स्टेप मेरे बच्चों को दिख रहे हैं। डेटा कलेक्शन इज द गैदरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। क्या ये याद करने की जरूरत है? क्या इसको रट्टा लगाने की जरूरत है? नहीं, तो कॉमन सेंस वाली बात है। डेटा कलेक्शन इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। आप गैदरिंग की जगह कलेक्शन लिख दें और अच्छे से याद कर लें। डेटा कलेक्शन इज द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। फ्रॉम वेरियस सोर्सेस क्यों करा? ये चैप्टर 1 से कनेक्ट करा है मैंने। अच्छा, इन द अबव क्वेश्चन द कंपनी कलेक्ट डेटा फ्रॉम सेल्स इनवॉइस, कस्टमर कंप्लेंट्स, लॉयल्टी कार्ड्स एंड वेबसाइट एक्टिविटी। तो सवाल में जो सोर्सेस का वर्ड था वो सवाल में दिया हुआ था, तो मैंने उसको कनेक्ट करके दे दिया। मैंने कहा देयरफॉर इट इज द डेटा कलेक्शन स्टेज। कोई मुश्किल है? कुछ रट्टा लगाया है? कुछ याद किया है? नहीं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए। मतलब अगर आप 3rd क्लास के बच्चे से भी पूछे, 2 क्लास के बच्चे से पूछे कि डेटा कलेक्शन क्या होता है, वो भी जवाब दे देगा। तो आपको डेटा कलेक्शन लिखने में क्यों मौत आ रही है? अब मेरी बात सुनिएगा। अब बच्चों ये देखें, ये खतरनाक चीज़ है। अब जो मैं बता रहा हूँ बड़ी खतरनाक चीज़ है। बिफोर यूजिंग द डेटा द एनालिटिक्स टीम रिमूव, अब ये दूसरी इंफॉर्मेशन है, सही है। द डेटा एनालिटिक्स टीम रिमूव डुप्लीकेट कस्टमर आईडीज, करेक्टेड इनकंसिस्टेंट आइटम कोड्स एंड रिजॉल्व द मिसिंग फील्ड्स वेयर पॉसिबल। बच्चों ये क्या है? डेटा क्लीनिंग है। अच्छा, आपने फौरन से पिक कर लिया सवाल की इंफॉर्मेशन को, आपने कहा डेटा क्लीनिंग और उसमें लिखा हुआ है रिमूव इनकंसिस्टेंसीज एंड एरर्स। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप अच्छा
बेस्ट आंसर क्या होगा, मतलब एक अच्छा मुनासिब सा आंसर क्या होगा, अच्छा मुनासिब सा आंसर ये होगा कि आपने कहा कि कंपनी जो है या डेटा एनालिटिक्स जो है वो डेटा को क्लीन करता है, रिमूव डुप्लीकेट करता है, इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करता है, देयरफॉर इट्स डेटा क्लीनिंग। डन हो गया बच्चों, बेस्ट हो गया ये मसला। बच्चों थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते हो, थोड़ा सा और अच्छा लिख के दिखाऊं, थोड़ा सा और अच्छा लिख के दिखाऊं, थोड़ा सा और अच्छा लिख के दिखाऊं। आपके पास जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो सेल्स इनवॉइस है, वो कस्टमर कंप्लेंट्स है, वो लॉयल्टी कार्ड्स है और वो वेबसाइट की एक्टिविटी है। सेल्स इनवॉइस, कस्टमर कंप्लेंट्स, वेबसाइट एक्टिविटी और क्या था, लॉयल्टी कार्ड्स। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास क्या ये सारा का सारा डेटा है बच्चों? अच्छा, क्या ये डेटा आपको स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में दिख रहा है? कस्टमर की कंप्लेंट एक अनस्ट्रक्चर्ड है, वेबसाइट की एक्टिविटी कुड बी सेमी स्ट्रक्चर्ड, सेल्स इनवॉइस एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है। क्या तक बात समझ आती है? अच्छा, जब ये आपके पास डेटा डिफरेंट, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है मेरे बच्चों के सेल्स इनवॉइस में जो डेटा आ रहा हो और लॉयल्टी कार्ड से जो सेल हुई है उसमें डुप्लीकेट हो सकती है? तो इसका मतलब है ये जो इनकंसिस्टेंसीज हैं, ये जो डुप्लीकेशन है, इसको हमने क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्या मैं पेपर में इतना ज़्यादा भी लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो? मतलब अगर सवाल 2 नंबर से 8 नंबर का आ जाए तो क्या मेरे पास इतना कुछ कंटेंट या मवाद है? माहिदा देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ। टेक्निक ये सिखा रहा हूं कि 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर तक अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, और अगर 6 नंबर का लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। असल पर्पस ये नहीं कि हम सवाल को ड्राफ्ट कर लें, असल पर्पस ये है कि हम ड्राफ्टिंग टेक्निक सीख लें कि हम एक चीज 2 लाइन में भी लिख सकते हैं और 2 पेज में भी लिख सकते हैं। हमारे पास कंटेंट इतना है। अगर वो सवाल में आपको ये दे रहा है सारी की सारी, अगर वो सवाल में आपको पूछे कि बताएं डेटा क्लीनिंग क्यों जरूरी है, मैं सवाल की रिक्वायरमेंट चेंज कर देता हूं, बताएं सवाल में डेटा क्लीनिंग क्यों जरूरी है। अब क्या करेंगे, ये जो सारी चीज समझा रहा हूं ये क्या, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे, हमेशा जिंदगी भर ये चीज़ याद रहेगी बच्चों। और इंशाल्लाह पेपर में आपके पास कंटेंट और मवाद ज़्यादा होगा जिसमें बच्चों 2 पैराग्राफ लिखे हैं, कुछ फ़ायदा हुआ है, और आधा घंटा पढ़ा है हमने, जिसमें हमने रिवीजन भी कर लिया, और तो हमने मुश्किल से आधा घंटा पढ़ा है और 2 रिक्वायरमेंट को देखा, कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ सोचना कैसे है। तो जितने भी क्विजेज आपको मिलने हैं, जितने मॉक्स आपको मिलने हैं, सेम टेक्निक आपने यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इन चीज़ों के बेसिस पे जो है आप ड्राफ्टिंग कर सके मेरे बच्चों। डन हो गया? अच्छा, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद वो कहता है एक और इन्फॉर्मेशन, द टीम then prepared the charts to identify unusual sales pattern and found that certain stores had consistently high product return rates. हाँ जी, नहीं, the team then prepared the charts to identify unusual sales pattern. तो ये कौन सा चीज़ है प्यारे बच्चों, ये डेट। तो वही सेम टेक्निक अप्लाई कर दूँ, वही सेम सवाल की इन्फॉर्मेशन को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, डेटा एक्सप्लोरेशन के साथ कनेक्ट कर दिया। एंड फाउंड दैट्स, अच्छा, management now wants to estimate the future return level and decide what action should be taken. अब मैनेजमेंट कह रही है कि मुझे एस्टिमेट करना है फ्यूचर रिटर्न लेवल्स, डिस्क्रिप्टिव है, डायग्नोस्टिक है, एंड डिसाइड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर इंप्लीमेंटिंग दोस एक्शंस द कंपनी प्लान्स टू रिव्यू द रिजल्ट्स रेगुलरली, आइडेंटिफाई द स्टेजेस और स्टेज दैट वुड अराइज ओनली आफ्टर मैनेजमेंट स्टार्ट यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस। जब एनालिसिस उसके सामने आ गए तो उसके बाद कौन सी स्टेजेस होंगी मेरे बच्चों? डेटा मॉडलिंग कर ली, ये सारे एनालिसिस कर लिए, जब ये सारे एनालिसिस कर लिए तो उसके बाद कौन सी होंगी? उसके बाद इंटरप्रिटेशन होगी, उसके बाद डिसीजन मेकिंग होगी, उसके बाद मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन होगी। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को बात समझ आ रही है? तो क्या ये टेक्निक यूज करके मेरे बच्चे आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं? स्टेजेस ऑफ द डेटा एनालिटिक्स साइकिल्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, और फिर स्टेजेस आफ्टर मैनेजमेंट स्टार्ट यूजिंग द रिजल्ट। तो आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, आपने डेटा क्लीनिंग भी कर लिया, आपने डेटा एक्सप्लोरेशन भी कर लिया, और आपने जो है वो इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट जनरेशन भी कर लिया। सही है, आपने ये देख लिया कि हाई प्रोडक्ट रिटर्न रेट्स वगैरह हो रहे हैं। लेकिन कौन सी ऐसी स्टेजेस है कि जब आपने डेटा मॉडलिंग करी उसके बाद आप करोगे, उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग करोगे, और उसके बाद आप मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन करोगे। सारे चैप्टर इसी तरीके से डिटेल लेवल में, सिर्फ आंसर रीड नहीं करूंगा आज की क्लास में, आंसर रीड नहीं करूंगा आज की क्लास में, आपको ड्राफ्टिंग सिखाऊंगा बच्चों। सही है, ड्राफ्टिंग सीखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। आयरा में बी पार्ट वापस समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। सवाल की रिक्वायरमेंट थी, सवाल में आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेज और स्टेजेस दैट वुड अराइज ओनली आफ्टर मैनेजमेंट स्टार्ट यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस। जो एनालिसिस आप ऊपर कर रहे हैं, अगर जो आपने एनालिसिस ऊपर कर लिए, उस एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं, तो जब एनालिसिस के रिजल्ट्स आ गए आपके सामने, जब आपने जो एनालिसिस करना था उसके रिजल्ट्स आपके सामने आ गए, तो उसके बाद आप क्या करेंगी मुझे बताएं। मतलब आपको पता चल गया है, नहीं, आपको पता चल गया कि सेल्स क्यों कम हो रही है, आप क्या करेंगे? आप डिसीजन करेंगी, डिसीजन मेकिंग लेंगी। मतलब एनालिसिस करा इसलिए कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकें। और दूसरी
जब डिसीजन मेकिंग करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगी, मॉनिटरिंग। तो ये दो स्टेजेस पुरानी जो 5 स्टेजेस थी, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन, ये सारी कहाँ पे थी, ये सारी ऑलरेडी ऊपर आ गई थी। क्या आप क्लियर हो बेटा, आप चीजें क्लियर है? तो इसका मतलब ये जब ए और बी आया, आप सुनिएगा मेरी बात को, जब ए और बी आया तो इसका मतलब है आपने तो आपने कहा यार ए के अंदर जो है शायद शुरू के 5 स्टेजेस रेलिवेंट होंगी और बी के अंदर जो है वो लास्ट की 2 स्टेजेस रेलिवेंट होगी। जो आपसे कह रहा हूं ना, बार बार कनेक्ट करना सीखें। वंस यू कनेक्ट फिर मसला नहीं है। थोड़ा बहुत बच्चों को मसला होता है डेटा मॉडलिंग के ऊपर। अच्छा आ जाए। अ हॉस्पिटल ऑब्जर्व दैट द पेशेंट रीएडमिशन हैड इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। इट फर्स्ट समराइज्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स टू आइडेंटिफाई, सवाल की रिक्वायरमेंट है, फॉर ईच ऑफ द अबव एक्शन identify the form of analytics being applied. Identify the form of analytics being applied. A hospital observed that the patient readmission had increased significantly. It first summarized the historical records to identify which department had the highest readmission level. ये चैप्टर 3 स्मार्ट हैंडआउट आपके सामने है मेरे बच्चों। एनालिसिस स्टार्ट कर रहा है वो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास पेशेंट्स के रीएडमिशन क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये आंसर आपका कहाँ से है, ये आंसर आपका यहाँ से है। व्हाट हैपेंड, समराइजिंग द हिस्टोरिकल डेटा, समराइजिंग द हिस्टोरिकल डेटा। अच्छा, द हॉस्पिटल ऑब्जर्व द पेशेंट रीएडमिशन हैड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। इट फर्स्ट समराइज द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स टू आइडेंटिफाई विच डिपार्टमेंट हैड द हाईएस्ट रीएडमिशन लेवल इज द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डन हो गया बच्चों। इट देन एग्जामिन्स द पेशेंट डेमोग्राफिक्स, फॉलोअप प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट टाइप टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द इंक्रीज। हाँ मेरे बच्चों, कौन सा है ये कौन सा है, डायग्नोस्टिक। आफ्टर दैट इट एस्टिमेट्स द फ्यूचर रीएडमिशन लेवल्स। अब इसके बेसिस पे कह रहा है कि मुझे आगे कितने पेशेंट रीएडमिशन होंगे और उसके लिए मुझे कितने डॉक्टर्स की जरूरत हो सकती है, कितने मेडिसिन की जरूरत हो सकती है, कितने स्टाफ की, कितने बेड की जरूरत हो सकती है, predictive. And finally changed the discharge procedure and assigned additional follow-up staff. फिर उसके बेसिस पे वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सवाल ऐसे हैं मेरे बच्चों जिसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आपका रिवाइज हो जाएगा। समराइज द हिस्टोरिकल डेटा, एक्सप्लोर द कॉजेज ऑफ ट्रेंड या एनोमलीज, व्हाई डिड इट हैपन, प्रेडिक्टिव, फोरकास्ट एंड प्रिस्क्रिप्टिव, रिकमेंड द ऑप्टिमल एक्शन। मेरे बच्चों डन हो गया, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब मैं आपको आगे का रोड मैप बता दूं थोड़ा सा, 5 मिनट मिल सकते हैं आपके। क्या आज की क्लास में चैप्टर 3 पढ़ते हुए हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को कनेक्ट करा? तो नेक्स्ट क्लास में जब चैप्टर 4 में हम जाएंगे तो क्या फिर 1, 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे? अच्छा, फिर जब चैप्टर 5 में जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 को कनेक्ट करेंगे और जब चैप्टर 6 में जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 को कनेक्ट करेंगे और फिर जब चैप्टर 7 में जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो क्या यहाँ पे हमारा डीएसआर खत्म हो जाएगा? डीएस नहीं, मतलब डेटा की ग्रेड खत्म हो जाएगी भाई। डेटा में जो डीएसआर में जो डी है, क्या ये खत्म हो जाएगा? फिर हम सिस्टम में जाएंगे, सेम टेक्निक। तो इसका मतलब जब हम डेटा पढ़ रहे होंगे तो डेटा के हर चैप्टर को प्रीवियस चैप्टर से कनेक्ट कर रहे होंगे और जैसे जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्लैरिटी और ज़्यादा आएगी, हमें चीज़ें रिटेन भी हो जाएंगी और सवाल कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं हमारी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ आती है? फिर उसके बाद जब हम सिस्टम में जाएंगे तो फिर सिस्टम को किससे कनेक्ट कर रहे होंगे? डेटा से। और फिर जब इंशाल्लाह फाइनली हम रिस्क में जाएंगे तो रिस्क को हम सिस्टम और डेटा इनसे आपस में कनेक्ट। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एथिकल कंसिडरेशन में जो सिक्योरिटी है, क्या ये रिस्क के चैप्टर में कवर हो रहा है? ये जो प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी है, क्या ये रिस्क के चैप्टर में कवर हो रहा है? ये जो स्टोरेज ऑप्शन है, क्या इसके ऊपर बाकायदा तौर पे पूरा चैप्टर है? ये जो इमर्जिंग ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं, ब्लॉकचेन वगैरह, डेटा लेक्स वगैरह, क्या ये सारी की सारी चीज़ें आगे जाके कवर्ड हो रही हैं? पूरा डेटा सिस्टम एंड रिस्क आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है मेरे बच्चों। जैसे हम ये करते रहेंगे सेशन, तो क्या मुझे हफ्ते में ऐसे आधे पौने घंटे के 2 सेशन दे सकते हो आप लोग? तो पुराना रिवाइज भी हो जाएगा, जैसे से आगे मूव कर रहे होगे पुराने की टेंशन नहीं होगी, साथ साथ ड्राफ्टिंग हो जाएगी और वही चीज़ आगे जाके जब तुम सवाल पढ़ रहे हो तुम बोलोगे अच्छा यार इस सवाल के अंदर यहाँ से भी कनेक्शन आ रही है। डन हो गया बच्चों? जो मेरे 1 पेजर है वो मोर देन सफिशिएंट है बेटा, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। उसके अंदर सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। असल पेपर में आपने सिर्फ की कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना है। बीएलडी का भी होगा हमारे, बीएलडी का भी होगा। 5 रुपये हमारे पास एक अटैम्प्ट है। जो क्विजेस में आपको दे रहा हूँ उसके अंदर वो 5 रुपये का सवाल कवर्ड है। जो क्विजेस में आपको करवा रहा हूँ इसमें 5 रुपये के सवाल कवर्ड है। बच्चों कुछ फायदा हुआ? तो इस तरह यार हम आधा पौना घंटा करना। मॉक भी होगा, बहुत ज़बरदस्त मॉक होगा। स्मार्ट हैंडआउट पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है यार। अगर स्मार्ट हैंडआउट में वर्ड समझ में आ रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। और अगेन आप लोगों ने मेरा वो 1 आवर का रिविजन देख लिया। डेटा मैंने शायद कोई
45 मिनट में रिवाइज़ कराया है, सिस्टम मैंने जो है वो शायद 35 मिनट में रिवाइज़ कराया है, रिस्क भी मैंने शायद कोई 35। ये वीडियो देख ली आपने? ये लाजमी देख लेना, अगर नहीं देखी ये लाजमी देख लेगा यूट्यूब वाली। यस, पूरा आपको चैप्टर का आइडिया हो जाएगा। और सिर्फ स्मार्ट हैंड आउट्स भी पढ़ लें, अगर आप पता है कि इसमें 1-2 वर्ड्स में आप 1-2 लाइनें लिख सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। हाँ हो जाएगा उमर, सही है। चलें अब या मेरी ऑडिट क्लास स्टार्ट होने वाली है बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बेहद ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वापस से बहुत जल्द मुलाकात होती है।